चिंता ता चिता चिता चिंता ताता। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे मित्रों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, चिंता चिता है। काय को? क्योंकि बाबू मशाय कि इस दुनिया के जितने पेशेंट्स हैं जो फिजिशियंस को कंसल्ट करते हैं, उनमें लगभग 70% सिर्फ चिंता और डर के शिकार होते हैं। चिंता से होने वाली ढेर सारी बीमारियों में से कुछ है नर्वस डाइजेशन, स्टमक अल्सर्स, हार्ट डिजीज, इंसोम्निया, हेडेक, पैरालिसिस, हाई ब्लड प्रेशर, रूमेटिज्म, थायराइड, डायबिटीज और न जाने कितने और। उतरी हाँ मालूम है, ये सुन के मेरे भी दिल में थोड़ा सा छेद हो गया, कसम से। इतनी सारी बीमारियां जिसकी जड़ सिर्फ टेंशन है। अब ये तो आप मानेंगे कि हमारे इस 1.5 किलो के भेजे में हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन और नेगेटिविटी तो भरी रहती है। कहीं मेरी खिल्ली ना उड़ जाए, कहीं आज मेरी पोल ना खुल जाए, कहीं रिजल्ट्स में फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरी नौकरी ना छूट जाए, वगैरह वगैरह। तो अब इस टेंशन से भरी जिंदगी में चैन की सांस कैसे लें? क्या हुआ इस सवाल पे भी टेंशन? अरे भैया काहे टेंशन लेते हो, हम का इधर छक मारने बैठे हैं। अब आए हैं तो समाधान दिए बिना तो जाएंगे नहीं। तो चलो। तो दोस्तों मुद्दे पे आते हैं और मुद्दा है आज की किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। इस किताब को लिखा था जाने माने ऑथर डेल कार्नेगी ने। इस किताब में चिंता करने के अलग अलग वजह और उन्हें दूर करने के अलग अलग तरीकों के बारे में बताया गया है। इसको लिखने के पीछे ऑथर ने 7 साल प्रिपरेशन की, हर उम्र के फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ा, अनगिनत ऑटोबायोग्राफीज को चाट डाला, जैक डेम्सी, हेनरी फोर्ड जैसे बड़े बड़े दिग्गजों के इंटरव्यूज लिए और फिर यह किताब तैयार हुआ। अब बस बहुत हुआ, आगे भी बढ़ेगा या यही घुमाता रहेगा। बुक इनसाइट्स के आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है दोस्तों। वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। ज्यादा कुछ नहीं, बस वो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, वो दब जाना चाहिए, वरना मुझे टेंशन हो जाएगी। तो चलिए अब इस किताब को शुरू करते हैं। फिक्र की पहली वजह है भविष्य में होने वाली किसी चीज की फिक्र। दोस्तों मान लीजिए कि आज आप सुबह 7 बजे उठे और आपको अचानक से याद आया कि अरे आज तो सीमा का बर्थडे है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सीमा आपकी बहुत अच्छी दोस्त है। अब सीमा का बर्थडे है तो उसे सुबह सुबह विश करके गिफ्ट देना तो बनता है। ये काम ऑफिस जाते जाते रास्ते में कर लेंगे। अब आप ये प्लान बना ही रहे होते हैं, तभी आपकी कुक का कॉल आता है, अरे साहब आज छुट्टी ले रही मैं। वैसे कुक्स छुट्टी लेने से पहले बताते तो है नहीं, पर यहाँ मान लेते हैं कि उसने सुबह सुबह आपको बता दिया। अब आपको ब्रेकफास्ट बाहर करनी पड़ेगी। 9 बजे आपको ऑफिस के लिए भी निकलना है। आज 10:30 को एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उस पर भी टाइम पे पहुंचना है। तभी आपको अचानक से याद आता है कि अरे मेरा सूट तो ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया था, उसे भी वहां से लेना है। अब क्या करें? ओ माँ गो, इतने सारे काम, फटके 4 हो गई ना। अब इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत ही सिंपल, एक कॉपी पेन लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। ऑफिस की मीटिंग 10:30 को है तो 10 बजे ऑफिस पहुंचना सही रहेगा। सीमा को गिफ्ट भी देना है, ट्रैफिक भी हो सकती है, तो इसलिए आधे घंटे का टाइम लेकर चलते हैं। 9:30 को सीमा को गिफ्ट देना है। गिफ्ट देना है तो खरीदना भी पड़ेगा, तो 9:15 को गिफ्ट खरीदना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको ड्राई क्लीनिंग से सूट निकालना पड़ेगा 9 बजे और ब्रेकफास्ट 8:30 तक हो जाना चाहिए। क्यों? हो गया ना काम आसान। इसे लिखने में बस 1 से 2 मिनट लगेगा, मगर आपके टेंशन को ये 1000 गुना कम कर देगा। अब दोस्तों ये बात बहुत मामूली लग रही होगी, लग रहा होगा कौन इतनी मेहनत करेगा, हम बच्चे थोड़ी है कि कॉपी पेन में हर चीज लिखेंगे। लेकिन दोस्तों आपको ये बता दें कि बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और मिलियनेयर्स भी अपने सारे टास्क नोट करके रखते हैं ताकि वो किसी एक चीज को भूले नहीं और उनके दिमाग में टेंशन भी ना रहे। तभी वो एक दिन में एक नॉर्मल आदमी से कई गुना ज्यादा काम कर पाते हैं। लेकिन बाकी लोग ऐसे सिचुएशन में चीजें दिमाग में ही रख लेते हैं। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ ना कुछ छूट जाता है या फिर कुछ छूट ना जाए, इसका टेंशन हमेशा दिमाग में बना रहता है। अब ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, मान लीजिए उसने ब्रेकफास्ट देने में देर कर दी, तो लगेगा ओह गॉड कितने सारे काम थे, अब ऑफिस कब पहुंचूंगा, सीमा को कब मिलूंगा, सूट कितने बजे लूंगा, मर गया यार। लेकिन अगर आपने सब कुछ ढंग से लिखा है तो आपको पता है कि प्लान के हिसाब से ब्रेकफास्ट मुझे 8:30 तक कर लेनी है। अगर ये मुझे 8:20 तक ब्रेकफास्ट देगा नहीं तो मैं एक ब्रेड का पैकेट पकड़ के निकल जाऊंगा और उसे रास्ते में ही खा लूंगा। हो गया ना लिखने से प्रॉब्लम सॉल्व। दोस्तों हमारे दिमाग बिल्कुल एक आवर ग्लास की तरह है। आपने आवर ग्लास देखा है? जिस तरह उसके ऊपरी हिस्से में रेत बहुत ज्यादा होता है और सबको नीचे जाना होता है, लेकिन जाने का रास्ता बहुत पतला होता है, तो सब एक साथ नहीं जा सकते, तो इसीलिए एक एक करके ही रेत जाते हैं। वैसे ही दोस्तों हमारा दिमाग भी बहुत पावरफुल चीज है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, मगर तभी जब वो एक वक्त में एक ही चीज पे ध्यान दे रहा हो। अगर आप लिखेंगे नहीं तो सारी चीजें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, किसी एक चीज में फोकस ही नहीं कर पाएंगे और सारे काम गलत हो जाएंगे। हो सकता है ब्रेकफास्ट करते वक्त जल्दी में आप छुट्टा वापस लेना भूल जाएं। हो सकता है सीमा के लिए गिफ्ट लेने के चक्कर में आप ऑफिस के लिए सूट लेना भूल जाएं। ऑथर कहते हैं कंफ्यूजन इज द चीफ कॉज ऑफ वरी। तो इसीलिए अपने दिमाग में चीजें रख के उसे लोड ना दें, लिख लें और अपने दिमाग को इस टेंशन से आजाद रखें। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो कॉपी पेन की जगह आप ये सब अपने फोन में भी नोट कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। अब लिखना क्या है? पहले आप लिखिए कि आप किस चीज को लेकर टेंशन में हैं। दूसरा स्टेप, आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेना है ताकि आप उसे सुधार सकें। और तीसरा, इमीडिएटली आप उन स्टेप्स को फॉलो करने में लग जाएं। अब दोस्तों एक और केस भी बनता है जिसमें मान लीजिए एक ऐसा सीन हो गया जिसमें बात इतनी बिगड़ गई है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, मे बी क्योंकि बहुत ज्यादा देर हो गई है या काम आपकी एबिलिटी से बाहर जा चुकी है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई एग्जाम है और आपकी नींद देर से खुलती है। आपने सोचा था उठने के बाद आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने थे, लेकिन अब इतना ही टाइम बचा है कि आप बस एक ही चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है कि सोचिए कि अगर आप 3
चैप्टर्स नहीं पढ़ पाए तो सबसे बुरा क्या हो सकता है, शायद आपके कुछ 30% मार्क्स कम आएंगे इस बार। तो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एक्सेप्ट कीजिए कि आपके इस बार 30% मार्क्स कम आएंगे, तो अगली बार से थोड़ा पहले से एग्जाम के लिए तैयारी रखिएगा। अभी के लिए जो एक चैप्टर हो सकता है उसे ढंग से पढ़ के एग्जाम दें। अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप बाकी 3 चैप्टर्स को नहीं पढ़ सकते और सिर्फ एक ही पढ़ सकते हैं और जबरदस्ती 4 पढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद आप एक भी चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे और पूरा टाइम टेंशन में रहेंगे। अब आता है दूसरे तरह की फिक्र में, किसी ऐसी चीज के लिए फिक्र करना जो ऑलरेडी हो चुका है। टैकल करने का पहला तरीका, अपने आप को जितना हो सके बिजी रखें। दोस्तों, ऑथर का एक स्टूडेंट था मैरिन जे डॉगलस। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। एक बार एक हादसे में उसके 5 साल की बेटी की मौत हो गई। 10 महीने बाद उसे एक और बेटी हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी भी 5 ही दिन में मृत्यु हो गई। इस सब ने उसके सहने की शक्ति को बिल्कुल खत्म कर दिया। भूख प्यास और नींद जैसे उससे मुंह मोड़ चुके थे। उसके अंदर जिंदगी जीने का जज्बा खत्म हो चुका था। काफी डॉक्टर्स को दिखाया, किसी ने नींद की दवा दी तो किसी ने कुछ और, मगर कुछ काम नहीं किया। मगर एक दिन उसके इकलौते 4 साल के बेटे ने उसे एक टॉय बोट बनाकर देने की जिद की। अपने बच्चे की जिद पूरी करने के लिए मन ना होने के बावजूद भी वो उस कोशिश में जुट गया। 3 घंटे लगे, मगर जब 3 घंटे बाद वो टॉय बोट फाइनली तैयार हुई तो उसे एक अजीब सी खुशी हुई। वो खुशी जो न जाने उसे कितने दिनों से नहीं मिली थी। तब उसे एहसास हुआ कि आप जब कुछ काम में व्यस्त होते हो तो आप फिक्र नहीं कर सकते। अब इसे आप हमारे दिमाग की कमजोरी कहिए या हमारे दिमाग का कमाल। हमारा दिमाग टेंशन और काम दोनों पे एक साथ ध्यान नहीं दे सकता। अगर इसे आप काम में व्यस्त रखेंगे तो इसे टेंशन लेने का वक्त नहीं मिलेगा। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अगर कोई टेंशन या सदमा आपको खा रही है तो अपने आप को जितना हो सके बिजी रखें। एक बार जब कुछ सोल्जर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लड़के वापस आए और उस जंग के दृश्य और दहशत से उनकी मानसिकता बुरी तरह हिली हुई थी, तो आर्मी डॉक्टर्स ने उनके इलाज के लिए भी यही तरीका अपनाया। उन्हें एक भी मिनट शांति से नहीं बैठने दिया। उन्हें आउटडोर एक्टिविटीज जैसे फिशिंग, हंटिंग, प्लेइंग बॉल, पिक्चर्स लेना, गोल्फ खेलना, गार्डनिंग जैसे कामों में बिजी रखा। उन्हें उस जंग के सदमों को याद करने का वक्त ही नहीं मिला। इसी को ऑथर ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहते हैं। खुद को इतना बिजी रखना कि आपके दिमाग को टेंशन लेने का वक्त ही ना मिले। दूसरा तरीका, मेक लेमन इनटू लेमनेड। दोस्तों, एक किसान था जिसे खेती करने के लिए एक जमीन की जरूरत थी। फाइनली जब उसे एक जमीन मिली तो उस जमीन की हालत इतनी खराब थी कि उसमें कोई फसल उगाने का तो सवाल ही नहीं था। और तो और उस बंजर जमीन पे ढेर सारे रैटल स्नेक्स भी थे। बेचारा खेती करने लायक जमीन ढूंढ रहा था, अब इसका क्या करे। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने एक एक करके उन रैटल स्नेक्स को पकड़ा और उन्हीं की मीट बनाकर लोगों को बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग आने लगे, भीड़ बढ़ने लगी और उसका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। मीट तो वो बेचता था ही, अब उसने उस स्नेक्स के जहर को लेबोरेटरी में भेजना शुरू कर दिया, जिससे उस जहर के एंटी वेनम्स बनने लगे। बिजनेस और बढ़ा। उन स्नेक्स के स्किन्स से लेडीज के बैग्स बनाने के लिए डिमांड्स आने लगी। ऐसे ही देखते देखते धीरे धीरे उसका ये बिजनेस देश विदेश में फैल गया। सोचिए दोस्तों, अगर वो उस बंजर जमीन को देखकर टेंशन में बैठ जाता तो उसका कुछ भला नहीं होता। किस्मत पे रोने से किस्मत नहीं बदलती, उसे बदलने का रास्ता खुद ढूंढना पड़ता है। हमारे जाकिर भाई ने कहा है ना कि आज अगर आपको एक शर्ट नहीं मिलती तो फिक्र ना करें, क्योंकि शायद आपके नसीब में कल कोई सूट मिलना लिखा हो। मगर हाँ, कैसे मिलेगा ये तरीका आपको निकालना है। तीसरा स्टेप है पुट अ स्टॉप लॉस। ऑथर की एक आंटी, आंट एडिथ, उनके पति अंकल फ्रैंक के साथ रहा करती थी। उनके बहुत बुरे दिन चल रहे थे, बहुत मुश्किल से गुजारा होता था। मगर आंटी को घर की सजावट के लिए चीजें खरीदने का शौक था, तो उन्होंने डैन एवर्सोल के स्टोर से चीजें कर्जे पे लेनी शुरू कर दी। उनके पति अंकल फ्रैंक को जब ये मालूम पड़ा तो वो उनके इस कर्ज लेने की आदत से बहुत चिंतित हुए और बाद में चुपके से उस स्टोर वाले को चीजें आंटी को कर्जे पे देने से मना कर दिया। जब आंटी को ये बात पता चली तो उन्होंने पूरा घर सर पर उठा लिया। जमकर बहस हुई। आज इस बात को 50 साल हो चुके थे, लेकिन आज भी जब ऑथर उनसे मिलने जाते थे तो उनकी आंटी वही 50 साल पुरानी बात को पकड़ के बैठ जाती थी और अंकल को फिर से खरी खोटी सुनाती थी। ठीक है, अंकल ने जो किया शायद वो सही नहीं था, मगर 50 साल, क्या ये बात इतनी बड़ी थी कि इसे 50 साल तक पकड़ कर रखा जाए? 50 साल से वो आंटी इसे अपने दिमाग में डाले घूम रही थी। उनका पीस ऑफ माइंड तो इससे अफेक्ट होता ही था, मगर घर की शांति भी भंग होती थी। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे ही छोटी छोटी चीजों को सालों तक पकड़ कर बैठते हैं और अपना ही पीस ऑफ माइंड खराब करते हैं। बिना वजह स्ट्रेस लेते हैं और स्ट्रेस देते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। स्टॉप लॉस, जी हाँ, शेयर मार्केट में डील करने वाले लोग इस वर्ड को जानते ही होंगे। नॉर्मल भाषा में स्टॉप लॉस का मतलब होता है एक सीमा तय करना। इस केस में टाइम की सीमा। अपने आप से पूछिए कि जो नुकसान हुआ है वो कितना बड़ा है और कितने टाइम तक उसे याद रखना चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि जितने टाइम तक आप उसे याद करते रहेंगे आप स्ट्रेस में जीते रहेंगे। तो इसीलिए अपने स्ट्रेस को एक टाइम लिमिट दें और फिर जब वो टाइम पार हो जाए तो उसे भूल जाए। जैसे इस केस में आंट एडिथ को एक लिमिट तय करना चाहिए था, जैसे कि कुछ 6 महीने या चलिए 1 साल। उसके बाद अगर वो खुद से ये सवाल करती कि यार 1 साल हो गया इस बात को, क्या अब मुझे इसे भूल नहीं जाना चाहिए, तो शायद उनको इसका जवाब हाँ में जरूर मिलता। मगर शायद उन्होंने खुद से ये सवाल कभी किया ही नहीं, इसलिए 50 साल बाद भी वो वही बकवास किए जा रही थी। तो अब आप भी अपने टेंशन पे स्टॉप लॉस लगाएं और अपने आप से कहें, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, सन रीटा।
अब लास्ट स्टेप, 1 करोड़ एक्सचेंज। दोस्तों 1991 की बॉलीवुड मूवी साजन में हमारे संजू बाबा अपाइज का रोल प्ले करते देखे गए और उस मूवी में वो अपनी पूरी जिंदगी अपनी हर नाकामयाबी के लिए अपने अपाइज होने को दोष देते रहते हैं, ऊपर वाले को कोसते रहते हैं। मगर मूवी के इंटरवल के आसपास जब उसे चर्च में एक अपाइज दिखता है जिसकी दोनों टांगे नहीं होती मगर वो अपनी जिंदगी से काफी संतुष्ट होता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। दोस्तों कमियां हम सब में है और कभी कभी कुछ हादसों में हमसे कोई एक बहुत खास चीज छिन जाती है मगर हम सोचते हैं कि हमसे सब कुछ छिन गया। ठीक उसी तरह जिस तरह एक साफ कपड़े पे दाग आ जाए तो हमारी नजर बस उस दाग पे रह जाती है, बाकी के बचे साफ कपड़े पर नहीं। उसके बाद आदमी अपनी पूरी जिंदगी उसी नुकसान के स्ट्रेस में जीता रहता है, किस्मत को कोसता रहता है। कुछ लोग अपने उस नुकसान से इतना ज्यादा हिल जाते हैं कि खुदकुशी तक करने को तैयार हो जाते हैं। मगर दोस्तों इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास शायद वो भी नहीं है जो आपके पास है मगर वो आपसे कहीं ज्यादा खुश हैं। अब आप सोचेंगे चल झूठा, ऐसा क्या है मेरे पास जो दूसरों के पास नहीं? चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूं और आपसे आपके दोनों हाथ मांग लूं तो क्या आप ये सौदा करेंगे? नहीं। अच्छा चलिए हाथ ना सही, अपने पैर वो तो दे ही सकते हैं ना? वो भी नहीं। हाथों की उंगलियां तो दे ही सकते हो? नहीं। अच्छा अपनी आंखें, अपने कान, अच्छा अपने बॉडी पार्ट्स छोड़िए, आपके परिवार वाले जैसे आपके माँ बाप, भाई बहन, क्या आप 1 करोड़ रुपए के लिए उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं? अरे मगर अभी तो आप सोच रहे थे कि आपके पास कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं दोस्तों जिनके पास ये चीजें भी नहीं है लेकिन आपके पास हैं, बल्कि इतनी सारी चीजें हैं जिन्हें छोड़ने के बदले आप 1 करोड़ लेने के लिए भी तैयार नहीं है। तो क्या इन सारी चीजों की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा नहीं हुई? क्या अब भी आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है? दोस्तों हम सबके फिगर की एक बहुत बड़ी वजह होती है जब कोई हमारा मजाक उड़ा देता है या बेइज्जती कर देता है, बेसिकली क्रिटिसाइज कर देता है और उस चीज को हम भूल नहीं पाते। इनफैक्ट कभी कभी तो हम भूलना चाहते ही नहीं, उसे याद रखते हैं ताकि किसी दिन हमें मौका मिले और हम उस बात का बदला ले सके। लेकिन बाबू मोशाय, कीचड़ पे पत्थर फेंकने से खुद के कपड़े गंदे होते हैं। रास्ते में चलते हुए अगर कोई कुत्ता आप पे भौंके तो फिर उस कुत्ते को काटने के लिए उसके पीछे नहीं भागते, ना ही उस बात को याद रखा जाता है। ये हेटर्स भी वैसे ही हैं, वो भी बोलने से पहले सोचते नहीं है और ना ही बोलने के बाद उसे याद रखते हैं। वो तो बस इसलिए ये सब करते हैं ताकि उनको थोड़ी सी अटेंशन मिल जाए और उनकी बात को याद रख के आप वही अटेंशन उन्हें दे रहे हैं जो उन्हें चाहिए। इनफैक्ट वो और ज्यादा खुश होगा ये जान के कि आपको वो बात आज तक परेशान करती है, तो फिर आपको उसे वो खुशी देनी ही क्यों है? क्यों आप उसे ये दिखाना चाहते हैं कि उसकी कई बातों से आपको फर्क पड़ता है? ऐसे लोगों की बातों का बस एक ही जवाब होता है, इग्नोर। हाँ कभी कभी उन बातों में सच्चाई होती है, हो सकता है आप में ही कुछ कमी हो। तो जब आप किसी से अपने किसी कमी के बारे में सुने तो उस पर काम कीजिए, एक जगह नोट डाउन कीजिए और उसे सुधारिए, अपने आप को और बेहतर बनाइए। मगर उन बातों को, उन बेइज्जतियों को या उन क्रिटिसिज्म को दिमाग में घर ना करने दे, स्ट्रेस ना क्रिएट करने दे। दोस्तों आशिकी 2 की मूवी में एक बहुत फेमस सॉन्ग है, सुन रहा है ना तू। उसमें राहुल जैकर के किरदार ने गाना गाते वक्त बीच स्टेज में मारपीट शुरू कर दी क्योंकि एक आदमी ने भीड़ में उसे गाली देकर उसे बोतल फेंक मारा। इसे राहुल जैकर ने आओ देखा ना ताओ और अपने गुस्से में ये भूल ही गया कि उस भीड़ में करोड़ों ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ उसका गाना सुनने आए थे, मगर सिर्फ एक आदमी के लिए उसने अपना पूरा परफॉर्मेंस खराब कर दिया और बाकी चाहने वालों का मूड भी। तो फाइनली हुआ वही जो वो बोतल फेंकने वाला आदमी चाहता था। एक और बहुत बड़ा वरी है इनग्रेटिट्यूड का, यानी कि एहसान फरामोश होने की चिंता। क्रिंग 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 क्रिंग। नमस्ते मौसी जी, कैसे हैं आप? अरे बेटा अब याद आई मौसी की? नहीं कभी कुछ भेज भी दिया कर मौसी के लिए। मगर मौसी जी अभी पिछले महीने ही तो 10,000 रुपए दिए थे। हाँ तो बड़ा एहसान कर दिया था। अपनी मौसी के लिए थोड़ा और भेज देगा तो कंगाल हो जाएगा क्या? अरे यार मौसी, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी कभी होता है? कितना भी किसी के लिए कर लो, बदले में बस गालियां या इनग्रेटिट्यूड ही मिलती है। आप ही नहीं दोस्तों, इस दुनिया के घर घर की, हर इंसान की यही प्रॉब्लम है। और ये सिर्फ रिश्तेदारों के साथ ही नहीं, प्रोफेशनल वर्ल्ड में और बहुत ऐसी जगहों पे होता है। ऑथर एक बार टेक्सास में एक बिजनेसमैन से मिले। उनसे मिलने से पहले उनको काफियों ने आगाह किया कि इस मुलाकात के अंदर वो ये बात जरूर छेड़ेगा। कौन सी बात? चलिए देखते हैं। कुछ 11 महीने पहले उस बिजनेसमैन ने अपने 34 वर्कर्स को कुछ $300 दिए थे, हर एक इंसान को, मगर किसी ने भी उन्हें एक थैंक यू तक नहीं कहा। और वो बिजनेसमैन उसके बाद से जब भी किसी से भी मिलता था यही बोलता रहता था कि मेरी गलती थी, मुझे उन्हें एक पैसा नहीं देना चाहिए था, नालायक कहीं के। और यही बात वो पिछले 11 महीनों से हर किसी को बोलते जा रहे हैं। मगर फायदा क्या? क्या इससे उनके एम्प्लॉयज उन्हें थैंक यू बोल रहे हैं? नहीं, बस वो खुद ही लोगों के सामने अपना मजाक उड़वा रहे हैं। कंप्लेन करने की जगह क्या उन्होंने कभी ये सोचने की कोशिश की कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने वापस थैंक यू क्यों नहीं कहा? हो सकता है कि उन्हें कुछ और चाहिए हो सकता है उन्हें वो काम पसंद ही ना हो जो वो कर रहे हैं, या हो सकता है कि उनकी पर मंथ की सैलरी बहुत कम हो कि ये थोड़े बहुत पैसे से उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। हो सकता है उनके बॉस का बिहेवियर उन्हें पसंद ना हो, या सबसे सिंपल हो सकता है कि वो भूल गए हो। होता है ना ऐसा? कभी कभी हम एक होटल में जाते हैं, वेटर हमसे कितने अच्छे से बिहेव करता है, मगर जल्दी जल्दी में हम कभी उसे थैंक यू नहीं बोल पाते। तो क्या वो वेटर हमारे घर आ जाता है हमें गाली बकने के लिए? और ये सब को छोड़िए, एक और बहुत ही सिंपल रीजन भी हो सकती है। हो सकता है कि वो एम्प्लॉयज घमंडी हो, उन्हें लगता हो कि हाँ इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो ये डिजर्व करता था, तो थैंक यू किस बात का बोलूं, जितना काम मैं करके देता हूं उसके हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है।
जी हाँ दोस्तों, दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ जब भी कोई कुछ अच्छा करता है तो वो उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सोचते हैं कि ये तो मेरे साथ होना ही चाहिए था, ये मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही सबसे अलग हूँ। ऐसे लोग सामने वाले को कभी थैंक्स बोलने की जरूरत समझते ही नहीं और इस इनग्रेटिट्यूड के बोझ को लोग न जाने कितने दिनों तक अपने सर पे लिए घूमते रहते हैं। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर जब उसका फायदा निकल गया तो उसने मुड़कर भी नहीं देखा। होता है ना ऐसा। तो अब क्या करें, कब तक इस बोझ को पकड़ के घूमे? ऑथर कहते हैं अगर हमें वाकई में खुशी चाहिए तो हमें काम अपनी खुशी के लिए करना चाहिए, किसी के शुक्रिया अदा या प्रशंसा के लिए नहीं, क्योंकि ये लोगों की फितरत है दोस्तों। अपना काम निकलने के बाद वो भूल जाते हैं। तो आप भी अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो बिना किसी उम्मीद के कीजिए, वरना मत कीजिए, क्योंकि उम्मीद के साथ करेंगे तो तकलीफ होगी। एंड्रयू कार्नेगी का एक मजेदार किस्सा है। कभी आपको आपके रिश्तेदार ने $1 मिलियन गिफ्ट किया है? $1 मिलियन। और अगर कोई आपको ये दे दे तो क्या आप ऐसे आदमी को गाली देंगे? मगर एंड्रयू कार्नेगी के साथ यही हुआ। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को $1 मिलियन उपहार में दिया और बदले में उन्हें क्या मिला? सिर्फ गालियां। क्यों? उनका ये कहना था, अरे $365 मिलियन को उसने पब्लिक चैरिटी में दान में दे दिया और हमको मिला क्या? सिर्फ $1 मिलियन। $1 मिलियन दे के एहसान जता रहा है क्या? और दोस्तों ये सब तो नॉर्मल लोग हैं। लॉर्ड जीसस का भी एक बहुत मशहूर किस्सा है कि जब उन्होंने एक दोपहर को 10 लेप्रेसी से पीड़ित लोगों की मदद की और जब वो सबके सब ठीक हो गए तो सबके सब शुक्रिया अदा करना तो दूर, बिना कुछ कहे ही निकल गए। तो दोस्तों जब लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते तो हम और आप तो फिर भी इंसान हैं, हमें क्यों थैंक्स बोलेंगे? तो इसीलिए अब फैसला आपका है, मदद करके भूल जाना है या पूरी जिंदगी उसे याद करके रोते रहना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना कि कुछ भी पालने का मगर टेंशन नहीं पालने का, क्योंकि टेंशन से होता है ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और अनगिनत बीमारियां। उसके बाद अलग अलग तरह के टेंशन और उनको दूर करने के तरीके। पहला, फ्यूचर में कुछ होने वाला हो उसका टेंशन कैसे दूर करें? लिख ले कि आपको किस चीज की टेंशन है, फिर देखिए कि आपके पास क्या तरीके हैं उसे सुधारने के। अगर सुधारा जा सकता है तो सुधारने के स्टेप्स को लिखें और तुरंत स्टेप्स को फॉलो करने में लग जाए। अगर सुधारा नहीं जा सकता तो सोचे कि ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा हो सकता है, फिर उसे एक्सेप्ट करें और फिर उस बड़े नुकसान से कैसे उभरे उसका प्लान बनाएं। और ये भी प्लान बनाएं कि ये किस तरह दोबारा ना हो। पास्ट में कुछ हो गया हो उसका टेंशन दूर करने के तरीके। मेक लेमन इनटू लेमनेड। अगर हो सके तो नुकसान में भी फायदे का रास्ता ढूंढे। एड स्टॉप लॉस। अपने स्ट्रेस को एक टाइम लिमिट दे और फिर उसे भूल जाए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अपने आप को जितना हो सके बिजी रखें। 1 करोड़ एक्सचेंज। याद रखें कि आपके पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आपके बॉडी पार्ट्स और आपके फैमिली मेंबर्स और आपके अपने लोग, जिन सब की कीमत 1 करोड़ से भी कहीं ज्यादा है। तीसरा है किसी ने मजाक उड़ा दिया उसका टेंशन। अगर आप में कुछ कमी है तो उस पर काम कीजिए, सुधारिए उसे। बिना वजह बेइज्जती और इंसल्ट करने वालों को इग्नोर करें। आखिरी है इनग्रेटिट्यूड की टेंशन। आपने किसी के लिए कुछ किया था और उसने आपको थैंक्स तक नहीं कहा, उसका टेंशन। तरीका है माफ करे और भूल जाए, या याद रखे जिंदगी भर रोते रहे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस किताब को खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल में नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।